जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राज गुप्ता है और आज हम फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और क्लाइमेटोलॉजी आज हम डिस्कस करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी के अलावा जियोमॉर्फोलॉजी हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, एस्ट्रोनॉमी हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, PYQs ऑलरेडी आ चुके हैं, 2024 के आए हैं, 3 के भी आएंगे, 2022 के भी आएंगे और सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो दैट इज़ फॉर श्योर, मेरी तरफ से गारंटी है ये चीज़। अब बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की, तो क्लाइमेटोलॉजी के भी 3 पार्ट्स आएंगे जैसे हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के आए थे, क्योंकि ये यूनिट भी बहुत बड़ी है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने PYQ वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इंसोलेशन हमारा आया है, CDS में भी आया था, CAPF में भी आया था, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं ये। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्लाउड्स के बारे में आया था, 2 क्वेश्चन आए हैं क्लाउड्स के भी। अगर मैं बात करूँ तो CDS में भी आया है, CAPF में भी आया है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं अपने आप में ही, और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर की बात करेंगे नीचे आने वाली वीडियो में, कंपोजिशन यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर कुछ नहीं होता, थिन लेयर होती है एटमॉस्फेयर, थिन लेयर ऑफ एयर। अगर मैं बात करूँ अगर ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर एक पतली सी लेयर है एयर की, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और ये लेयर क्यों है, ये लेयर हमारी अर्थ पे ही क्यों है, मार्स पे क्यों नहीं है, हम बात करें वीनस पे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये लेयर। एनीवन जिसको ही पता हो कमेंट में लिख देना पॉज करके, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस एयर को पकड़ के रखता है, वो इस एयर को पकड़ के रखता है, कनेक्टेड रखता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, हाइट बढ़ती रहती है, तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती रहती है, क्योंकि फोर्स कम होती रहती है। क्लियर है। तो ये रीज़न था इसके पीछे का कि हमारे ही अर्थ पे एयर क्यों है, एटमॉस्फेयर क्यों है, बाकी कहीं क्यों नहीं है। पहले हुआ करता था मार्स पे भी, जब उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स थी, और उसके बाद उस पर से जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम हुई तो वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उड़ गया। कंपोजिशन की, कंपोज्ड ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, जब भी क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती हैं, तो प्लीज़ आंख बंद करके ये लगा देना ऑल ऑफ द अबव। कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एटमॉस्फेयर में इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सा एकदम से अलग ही ऑप्शन दे दिया तब कैंसिल होगा, अदरवाइज मेजरली क्या होता है कि सारी चीज़ें वहाँ पे सही गिवन होती हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है अभी तक का, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। बात करेंगे गैसेस की, तो गैसेस का हम बाइफर्केशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन दे रखा है 78, बल्कि ये होता है 78.1%। अगर मैं NCERT की बात करूँ गिवन है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो 20.9% होता है, बाकी बची कुची गैस ये जो है 1% में काउंट होती है, जिसमें सबसे बड़ा मेजर पोर्शन होता है CO2 का, एंड उसके बाद आर्गन वगैरह आ जाती है। क्लियर है। सबसे बड़ा पोर्शन सॉरी आर्गन का होता है, उसके बाद CO2 आती है, और फिर और भी गैसेज हैं जो हमारी मीथेन्स वगैरह जो भी हैं वो सारी बाद में आती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ कि सिर्फ 0.04% है कार्बन, और इसने इतना नाक में दम कर रखा है। तो सोचो अगर ये 1% हो गई तो कितना हो जाएगा। सो इस चीज़ को देखना आप। और मैं यहाँ रिलेट करना चाह रहा था आपका कंसेप्ट ग्लोबल वार्मिंग से। समझेंगे ये सारी चीज़ें भी हम, टेंशन मत लेना, अभी ज़्यादा फोकस मत करो, मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर वेपर की। तो वाटर वेपर बेसिकली स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ द एयर के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि देखो जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं वो कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फेयर होती है लेयर, एक एयर की, एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है। अब वाटर वेपर ही क्या होता है, कंडेंस होता है, क्लाउड बनता है, क्लाउड होता है, बारिश आती है। सारी चीज़ें देखा जाए कहीं ना कहीं तो इस वाटर वेपर की वजह से हो रही है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल करता है किसको, एयर को। क्लियर है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका यहाँ से। वाटर वेपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे वाटर वेपर कम होता रहेगा। क्लियर है। वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स में जो इसका परसेंटेज है वो 4% है, और ड्रायर कोल्ड एरिया में <1% है। डिक्रीज होता है पोलवर्ड, जैसे जैसे अगर ये हम बात करें अर्थ है, इतना तो मैं आपको गेस कर रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ें तो पता है कि ये इक्वेटर है। क्लियर है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो कम होता रहेगा। तो ये चीज़ मैं गेस कर रहा हूँ कि पता है, ये वाला एरिया है अलग होता है, ये वाला एरिया अलग होता है। ये सारी चीज़ें आई एम अज्यूमिंग की पता है आपको, अगर आप प्रिपेयर करो तो।
23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक्स कहते हैं इस एरिया को। इस एरिया को टेम्परेट जोन कहते हैं और नीचे वाले को फ्रिजिड कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं गेस कर रहा हूँ कि पता है आपको, ठीक है। नहीं पता है तो यार बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी वाली सीरीज़ देखो मेरी, बस डाल देना क्लास 11th एनसीईआरटी बाय गाइडेड पाथ, सिर्फ इतना डालोगे आपको मिल जाएगी सीरीज़ पूरी। क्लास 11th ही इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्ट एज ब्लैंकेट फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अगर ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर अगर मैं बोल दूं एयर है, ब्लैंकेट है, तो इसको जैसे ही इनकमिंग सोलर रेडिएशन आएगी तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगी हमारी अर्थ को कि डायरेक्ट यहाँ पे ना आ पाए और हमें डैमेज ना करें, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम ना हो। तो ये था वाटर वेपर के बारे में। बात करेंगे डस्ट पार्टिकल्स की। अगर डस्ट पार्टिकल की बात करें तो इसमें सी सॉल्ट्स, फाइन सॉइल, एश, पोलन। पोलन क्या होते हैं पता है ना सबको, जो फ्लावर के हमारे बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको पोलन बोलते हैं। इसी से रीजनरेशन होता है बेसिकली, बायो में पढ़ोगे आप। हायर कंसंट्रेशन की बात करूँ तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में होता है। एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर टू फॉर्म क्लाउड। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये मान लो ये क्या है, डस्ट पार्टिकल है। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगी, वाटर वेपर की लेयर चढ़ जाएगी और यही क्या बन जाएंगे, कंडेंस होकर के क्लाउड बन जाएंगे। तो ये एक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड में। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर की। कंपोजिशन हमने पढ़ ली, अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में थर्मल स्ट्रक्चर है बेसिकली। थर्मल स्ट्रक्चर मैंने ऐसा क्यों बोला, द रीजन इज, हमने थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, तो हमने टेम्परेचर के बेसिस पे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। और जो लेयर है मैंने एक्रोनिम बना रखा है इसका TSMTE, इस तरीके से याद कर सकते हो आप लेयर्स। अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो बस इस T के बाद I भी लगा देना, रीज़न बता दूंगा मैं आगे। देखो, T फॉर ट्रोपोस्फेयर, S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, M फॉर मीजोस्फेयर, T फॉर अगेन थर्मोस्फेयर, या फिर हम बात करें I से आइनोस्फेयर, E से एक्सोस्फेयर। क्लियर है? तो ये है। अब ट्रोपोस्फेयर की स्पेशलिटी क्या है ये आगे भी लिखी हुई है, बट मैं यहाँ पे ही समझा देना चाहता हूँ आपको कि ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमेनाज होते हैं। जितने भी वेदर फिनोमेनाज होते हैं सारे ट्रोपोस्फेयर के अंडर होते हैं। और जो इसकी विड्थ है, मतलब जो इसकी विड्थ है वो वेरी करती है। ट्रॉपिक्स में ये होते हैं करीबन 16 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है, और हम बात करें पोल्स में तो ये करीबन 8 किलोमीटर की रह जाती है। तो अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो 12 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटोस्फेयर की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेटोस्फेयर की, वो है ओजोन लेयर। मीजोस्फेयर में हम बात करें तो मीटियोर्स बर्न होते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। थर्मोस्फेयर में सारे रेडियोज या हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे आयंस होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स हम कह सकते हैं। एक्सोस्फेयर इज आउटर स्पेस ओनली। क्लियर है? तो ये पांचों चीज़ें की मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता दी, इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी आगे पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें डिटेल में कि क्या होता है हर लेयर की स्पेशलिटी। क्लियर है? अब यहाँ पे टेम्परेचर के बेसिस पे पढ़ रहे थे हम, तो देखते हैं किस तरीके से वेरी करता है। अब देखो, आपको अगर यहाँ पे नोटिस हो रहा हो तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा मेरे को, कलर 1 सेकेंड। यहाँ पे दिख रहा होगा 20 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम हो रहा है, दिख रहा है हमें। उसके बाद एक लेयर आएगी ट्रोपोपॉज। क्या आएगी? ट्रोपोपॉज। इसका मतलब कि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होगी। पॉज मतलब हम सबको पता है कि स्टॉप, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गई। तो ट्रोपोपॉज एक लेयर है छोटी सी, वहाँ पे लाइन है, इमेजिनरी लाइन जो हमने बना रखी है। और ये जो लेयर है, ये जो स्ट्रेट वाला एक पोर्शन था यहाँ पे, इसका मतलब है कि टेम्परेचर घटना या बढ़ना पॉज हो गया है, इसलिए हमने इसको बोला ट्रोपोपॉज। सेम गोज विद स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज, थर्मोपॉज। सारी चीज़ें पॉज अगर आ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है विद इंक्रीजिंग हाइट और डिक्रीजिंग हाइट, वट एवर इट इज़। अब स्ट्रेटोस्फेयर में गए, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या था कि हाइट बढ़ रही थी और टेम्परेचर घट रहा था। ये थी ट्रोपोस्फेयर की कहानी। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। बात करें मीटियोराइड में, डिफरेंस नहीं पता तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैंने 3 बार ऑलरेडी बता चुका है अपनी वीडियोज़ में प्रीवियस, तो प्लीज़ चेक कर लेना जाके उन्हें भी। यहाँ पे फिर टेम्परेचर ने आपकी व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस। क्लियर है? तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? वेदर हम पूछते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना मौसम, आज का मौसम कैसा है या अभी मौसम कैसा है, तो उसको हम बोलते हैं वेदर। तो डे टू डे फॉरकास्टिंग के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो हो रहा है वेदर। बट क्लाइमेट हम यूज़ करते हैं प्रोलॉन्ग्ड, जब हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एटलीस्ट 30 ईयर्स का जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसके हिसाब से क्लाइमेट बोलते हैं। तो मतलब
अदर वेदर बता रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो जैसे मानसूनल क्लाइमेट है इंडिया का, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है ना, सालों में, बहुत सालों में हमने ऑब्जर्व किया है कि भैया रिवर्सल ऑफ विंड होता है, उसके बाद मानसून क्लाइमेट है इंडिया का। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वेदर की वही सेम चीज़ मैंने बता दिया, पढ़ लेना इसे, और कुछ नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी दो तरीके की होती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, विंड एंड क्लाउड्स, मैनी मोर। और भी चीज़ें होती हैं जो एलिमेंट्स होती हैं वेदर और क्लाइमेट की। तो मैंने बताया ना कि ये ऐसी चीज़ें हैं ज्योग्राफी जहाँ पे आप चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इसमें एंड मैनी मोर मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि और भी चीज़ों पे क्लाइमेट और वेदर डिपेंड करता है, लेकिन हम लिमिटेड तो पढ़ेंगे ही। अब रेनफॉल, रेनफॉल क्या होता है? इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द प्रेसिपिटेशन। मतलब अगर किसी भी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वेदर इट इज़ वाटर, मतलब रेनफॉल हो रहा है, या फिर हम बात करें स्नो गिर रही है, स्नोफॉल वगैरह सारी चीज़ें हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन एक सही वर्ड होता है रेनफॉल की जगह पे, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्लियर है? तो ये हम रेन गॉज से मेज़र करते हैं, तो इसको हमने ऐसे देखा। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज़ नथिंग, ह्यूमिडिटी इज़ जस्ट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। तो इसको हो गया। और ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मेज़र होती है। दिस इज ऑल्सो PYQ, हाइग्रोमीटर के द्वारा ये मेज़र होती है। अभी दो तरीके की होती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट की डेफिनेशन में जाने से अच्छा है कि आप इसको सिर्फ मतलब समझ लो। ये PYQ था, मैंने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो चेक कर लेना क्या था क्या नहीं था। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कि भैया एग्जैक्ट बताओ कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर के अंदर। और अगर मैं रिलेटिव की बात करूं तो रिलेटिव में होता है कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है और उसमें एक्चुअली में कितना है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विंड की अगर मैं बात करूं तो विंड क्या होता है? बेसिकली एयर अगर मोशन में हो तो उसको हम विंड कह देते हैं। एयर हमेशा हमारे आसपास होती है, इट्स जस्ट दैट कि जब तक वो मोशन में नहीं आएगी तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसको एनीमोमीटर से हम नापते हैं विंड स्पीड को। क्लियर? क्लाउड्स के बारे में तो अभी डिटेल में हमें आगे पढ़ना ही है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखे हैं ज़्यादा से, तो हमें वो भी देखने हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स पे। अब हमने क्लाउड्स को क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, कि भैया हाइट के बेसिस पे कि कौन कितनी हाइट पे कौन सा मिलता है, और उनकी स्पेसिफिकेशन से मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। हाई एल्टीट्यूड क्लाउड, मिडिल क्लाउड मतलब मिडिल एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड एट क्लाउड्स विद ग्रेट हाइट। तो हमने तीन तरीके से कर लिया, जो सबसे नीचे, फिर थोड़ा बीच में और फिर सबसे ऊपर। और ऐसे क्लाउड जिनकी जो हाइट होती है वर्टिकली बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको इमेज से भी क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे हमने लो, मिडल, हाई, और ये वर्टिकली कितना बड़ा क्लाइमेट है, क्लाइमेट कह रहा हूँ, सॉरी, क्लाउड है। अब ये मीटर में है, अब ये फुट में कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि एग्जामिनर तो भैया पूछ सकता है ना कैसे भी, तो उस हिसाब से आप देख लेना। सेरस, अब देखो सेरस जब भी वर्ड आएगा CIRR तो ये हाई एल्टीट्यूड क्लाउड होंगे। देखो CIRR CIRR CIRR। और जब मिडिल क्लाउड होंगे तो ALTO आएगा हमेशा, ALTO। लो एल्टीट्यूड क्लाउड होंगे तो हमेशा स्ट्रेटो आएगा, वर्ड स्ट्रेटो। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। अगर ऐसा कुछ आता है तो हाइट का तो अंदाज़ा लग जाएगा। बट अगर क्यूमुलस आता है, क्यूमुलस की शेप देखो कुछ ऐसी सी होती है, मतलब ये ऐसे होते हैं। हम अगर बात करें सेरस की तो सेरस ऐसे होते हैं, फेदरी होते हैं। क्यूमुलस देखें तो पफी बॉल जैसे होते हैं। क्लियर है? हाई थिन बॉल जैसे होते हैं। ये PYQ है, सीरो क्यूमुलस। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। एल्टो क्यूमुलस है, सेम क्लाउड हैं, पफी होंगे, थिन होंगे, सब कुछ सेम होगा। इट्स जस्ट दैट कि वो मिडिल क्लाउड होंगे। स्टेटस में, स्टेटस मतलब क्या होता है? लेयर्स में पाए जाएंगे। एल्टो स्टेटस ये रहा, आपको लेयर्स में पाए जाएंगे इस तरीके से। सेम है यहाँ पे भी, बस आपको सेम चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं। बस वर्टिकल क्लाउड्स में देख लेना क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। ये आपको क्यूमुलोनिम्बस दिख रहा है, क्यूमुलोनिम्बस, इसकी हाइट देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। ये तीनों ही लेयर्स में पाया जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको अलग से क्लासीफाई किया है क्यूमुलोनिम्बस में। क्लाउड्स के बारे में इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कितना भी पढ़ लो क्वेश्चन में सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि ये कौन सा क्लाउड है। आपको 3 स्टेटमेंट देगा, आपको बताना है क्या है क्या नहीं है। अब मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी, किस तरीके से आप गैस कर सकते हो या बेसिकली एग्जैक्ट सही बता सकते
हो। हाइट ज़्यादा है, हाई एल्टीट्यूड में सेरो लगा दो आगे, क्लियर है। तो ये सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बता दिए इन पांचों के बीच में, जो कि एनसीईआरटीज़ में हैं। तो यार एनसीईआरटीज़ पढ़ो सिर्फ, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाएगा सीडीएस, एनडीए भी हो जाएगा बेसिकली। सीजन्स की बात करेंगे हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये देख लो पीपीटी कुछ इस तरीके से हमारी बहुत जेन्युइन है। सो यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर श्योर। सारी चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तैयार हैं, एवरीथिंग इज़ रेडी। इट्स जस्ट डैट मुझे अपलोड करनी है, और अपलोड मैं तभी कर पाऊँगा ये सारी चीज़ें जब मुझे एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा। इफ़ आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स दैन यार मेरा जो हार्ड वर्क कह लो या कुछ कह लो, मेरे को मज़ा भी आता है ये चीज़ करने में, बट वही है ना कि आपको मोटिवेशन चाहिए यार कुछ करने की। अगर मेरे को लगेगा कि यार 10 15 20 लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं क्यों करूँगा। कम से कम इतने को तो फ़ायदा हो, एटलीस्ट इतने कमेंट्स मेरे को दिखें कि यार हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है, कंटिन्यू रखो, तो मैं रखूँगा। ऑब्वियसली मेरे को मज़ा आ रहा है, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें ही आ रहा है, मुझे भी आ रहा है मज़ा, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है। सो कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। ऑब्वियसली जितना बनाया वो तो मैं दूंगा ही, बस अपने एंड से थोड़ा बहुत अगर आप कर पाओ करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।